धरती पर इंसान कहां से आया? अगर आपको भी बचपन से ये बताया गया है कि इंसान पहले बंदर थे और बंदर ही बाद में इंसान बन गए, तो जरा ठहरिए, क्या सच में ऐसा था, या हमें बस अधूरी कहानी सुनाई गई, जबकि सच्चाई कुछ और ही है? क्योंकि इंसान बंदरों से नहीं आया, तो फिर इंसान इस धरती पर कैसे आया? ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर कहो अंडा पहले आया, तो बिना मुर्गी के वो आया कैसे? और अगर कहो मुर्गी पहले आई, तो बिना अंडे के वो पैदा कैसे हुई? अब जरा सोचिए, यही सवाल इंसान पर लगाएं। आप कहते हैं मैं अपने माता पिता से जन्मा, लेकिन आपके माता पिता कहां से आए? उनके भी माता पिता थे, और इसी तरह यह सिलसिला चलता चला गया। तो सवाल यह है कि इस सिलसिले की पहली कड़ी कौन थी? क्या वो कोई पुरुष था या महिला? और अगर दोनों की जरूरत बच्चे के जन्म में होती है, तो पहले इंसान की शुरुआत आखिर हुई कैसे? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय की टाइम मशीन में बैठकर करीब 6.6 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े खूंखार विशालकाय डायनासोर का राज्य था। लेकिन फिर एक दिन धरती से बहुत विशाल उल्कापिंड टकराया, और उसके टक्कर की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि वो लाखों एटम बमों के बराबर थी। अब इस विस्फोट की चपेट में करीब 15 करोड़ साल तक धरती पर राज्य करने वाले सभी डायनासोर मारे गए, और इस तरह से विशालकाय उल्कापिंड के टकराव से धरती पर मौजूद 75% जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। और यही वो क्षण था जिसके बाद धरती पर इंसान जाति का उदय हुआ, और आज हम डायनासोर की तरह ही इस धरती के शासक बने बैठे हैं। लेकिन इंसानों का धरती पर आना इतना आसान भी नहीं था। कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि धरती पर इंसान कब और कहां से आए? वो दिखने में कैसे थे? क्या वो हमारी तरह ही थे या हमसे अलग दिखते थे? और फिर इनका विकास किस तरह हुआ? वैसे तो आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे, जो जंगलों में रहते थे, फूल पत्तियां और मांसाहारी भोजन से पेट भरते थे। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, उसे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं कि इंसान पहले बंदर थे, आदि मानव थे, या फिर कुछ और ही थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती से उल्कापिंड की टक्कर के बाद जब धरती से डायनासोरों का अंत हुआ, तो उसके साथ साथ धरती के विशाल पेड़, जीव जंतु और जीवन सब कुछ खत्म हो गया था। क्योंकि उल्कापिंड से उत्पन्न हुई तबाही कोई मामूली तबाही नहीं थी, बल्कि ये लाखों परमाणु बम जितनी भयानक तबाही थी, जिसकी वजह से जंगलों की आग कई सालों तक जलती रही और कुछ भी ना बच सका। उस समय आसमान में कोई पंछी नहीं उड़ता था। उल्कापिंड के धरती से भयानक टकराव की वजह से धरती पर नदी और समुद्र में पानी नहीं, बल्कि सिर्फ आग बह रही थी, और धरती पर हरियाली की जगह सिर्फ आग की ज्वाला थी। जानवर, पेड़, पौधे सब कुछ राख में बदल चुके थे। तब धरती पर एक लंबी रात छा गई, जो वर्षों तक चली। लेकिन उस काली रात के बीच भी जीवन ने हार नहीं मानी, क्योंकि धरती की परतों के नीचे गुफाओं की गहराइयों में अभी भी कुछ कीड़े मकोड़ों से भी छोटे, कमजोर और अनजान जीव सांस ले रहे थे, जो उल्कापिंड की तबाही से खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे। ये जीव न तो बुद्धिमान थे और न ही ताकतवर थे, लेकिन उनमें एक ऐसी चिंगारी थी जो किसी और में नहीं थी। वो चिंगारी थी जीने की इच्छा, जिसके कारण वो गुफाओं की गहराई में छिपकर उल्कापिंड से अपनी जान बचा सके। लेकिन अब उनके सामने जीने की एक और गंभीर समस्या थी, क्योंकि धरती पर उनके जीने के लिए न तो खाना बचा था और न ही पानी बचा था, और न ही जीने की सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन बचा था। लेकिन कहते हैं कि जिसे जीने की इच्छा होती है, वो किसी भी तरह से खुद को जिंदा रख ही लेता है, और यही इन छोटे जीवों ने किया। ये राख को ही खाकर पचाने लगे और किसी तरह धीरे धीरे जीने लगे, और फिर आगे चलकर यही वो प्राणी बने जिनके भीतर से इंसान का बीज फूटा और धरती को सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान मिला।
लेकिन ये सफर अचानक तय नहीं हुआ, बल्कि इसमें सदियां बीत गई, जिसकी शुरुआत आग का गोला बनी धरती पर हरियाली आने से हुई। दोस्तों, इंसान के धरती पर आने की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मौत की राख से जीवन की एक नई जादुई लहर उठती है। यह इतना शानदार और जादुई लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खुद ब्रश उठाकर धरती को फिर से रंगना शुरू कर दिया हो। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पेलियोजीन काल में सदियों के सन्नाटे के बाद धीरे धीरे वक्त बीता और मौसम बदले। धरती की आग फिर से धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई और आसमान साफ होने लगा। धूल छंटती है, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है और जैसे किसी जादूगर ने छड़ी घुमाई हो, जीवन फिर से जाग उठता है। कई सदियों के बाद आसमान साफ होने से धरती पर पानी की बूंदें बारिश बनकर गिरती हैं। धरती पर रह रहे छोटे जीवों को सदियों बाद पहली बार पानी मिलता है और उनकी प्यास बुझती है। आप सोचकर देखिए कि आपको एक दिन पानी नहीं मिले तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन इन जीवों की कई पीढ़ियों को पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं हुआ था। फिर एक दिन जब उन्हें यह पानी मिला तो उस बारिश के पानी ने धरती की भी प्यास बुझा दी। आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज धाराओं में। ये बूंदें धरती की जली हुई राख को भिगोती हैं और जहां जहां पानी इकट्ठा होता वहां जीवन की पहली हलचल शुरू हो जाती है। सबसे पहले छोटी छोटी जगहों में पानी भरता है, जिससे झीलें बनती हैं और उन झीलों में छोटे छोटे बीज अंकुरित होने लगते हैं। धीरे धीरे गर्मी कम होती है, फिर ठंडी हवाएं चलने लगती है और जलवायु में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। धरती अब ठंडी और नम हो जाती है। इसी बीच उल्कापिंड की तबाही से उत्पन्न राख और पत्थर पानी के बहाव से घुलने लगते हैं और मिट्टी बनने लगती है। इस नई मिट्टी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, हवा में ऑक्सीजन घुलती है और इससे यह मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ बनने लगती है। इस उपजाऊ धरती पर पौधे उगना शुरू होते हैं। पहले ये पौधे छोटे फर्न जैसे हरे कालीन की तरह फैलते हैं, फिर फूल वाले पौधे, फिर फल वाले पौधे और फिर ये पौधे विशाल पेड़ बनना शुरू होते हैं और इस तरह धरती फिर से हरियाली से भरने लगती है। अब धरती पर जंगल फिर लौट आते हैं और पत्तों के बीच से फिर से सूरज की किरणें छनने लगती हैं। अब इस तरह धरती पर हरियाली का पुनर्जन्म होता है। उल्कापिंड की तबाही की मौत की राख से जीवन की हरियाली धरती पर सांस लेने लगती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन छोटे जीवों का क्या हुआ जो राख खाकर जीते थे? वे कैसे स्तनधारी बने और फिर इंसान कैसे बने? आइए इस वीडियो के अगले पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं कि ये छोटे जीव कैसे बड़े बने और क्या बंदर से ही इंसान बने हैं या सच्चाई कुछ और ही है। पानी, हवा और सूरज की किरणें आने से जब धरती पर हरियाली लौट आई तो मौत के डर से बिलों और गुफाओं में छिपे हमारे छोटे छोटे पूर्वज जीव, वही जो राख खाकर जीते थे, वो भी बाहर निकले। लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो अब छोटे कीड़े मकोड़े नहीं थे, बल्कि पहले से ही वे स्तनधारी बन चुके थे। पीढ़ियां बदलते बदलते ये जीव अब चूहे, छुछुंदर, छिपकली, सांप और बिल्ली जैसे रूपों में ढल चुके थे। ये अब राख नहीं, बल्कि कीड़े और अपने से छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहने लगे थे। इसी को आज हम स्क्रिबलर कहते हैं। ये स्क्रिबलर जंगल की नई हरियाली में निकले और इनके फर नरम थे, आंखें चमकदार थी और यही स्तनधारियों की सुपर पावर थी जो उन्हें उल्कापिंड की तबाही से पहले मौजूद विशाल सरीसृपों, रेप्टाइल्स से अलग बनाती थी। ये स्क्रिबलर कीड़े पकड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने नए पौधों के फल भी चखना शुरू कर दिया था। धरती के दोबारा विकास की यह जादूगरी आज से 65 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। ये स्तनधारी धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते गए और फिर उन्होंने उड़ना और पानी में तैरना भी सीख लिया।
ये छोटे स्तनधारी धीरे धीरे अनगिनत रूपों में ढलने लगे। कुछ तैरना सीख गए जो बाद में व्हेल और डॉल्फिन बने, कुछ उड़ना सीख गए जो बाद में चमगादड़ और पक्षी बने, कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे जो प्राइमेट्स बने, और कुछ जमीन पर चलकर हाथी, घोड़े, शेर, भालू और बाघ में बदल गए। जी हाँ, उसी एक नन्हे स्क्रिबलर से ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। आज से लगभग 55 मिलियन साल पहले अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में सबसे पहले प्राइमेट्स यानी हमारे बहुत पुराने पूर्वज पैदा हुए। ये पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे, झूलते थे और छलांग लगाते थे। इनमें से कुछ को आज हम लेमर्स और टार्सियर के रूप में जानते हैं। फिर 20 मिलियन साल पहले खासकर मायोसीन, प्लायोसीन और प्लाइस्टोसीन युगों में पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास और विविधीकरण तेजी से हुआ। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय बहाव और पर्यावरणीय बदलावों ने हजारों नई प्रजातियों को जन्म दिया। फिर करीब 20 मिलियन साल पहले के आसपास मायोसीन युग में धरती पर स्तनधारियों का दूसरा विशाल विस्फोट हुआ। यह समय था जब उस एक नन्हे स्क्रिबलर की संतानें अलग अलग रूप धारण कर रही थीं। यह विकास की ऐसी जोरदार लहर थी कि धरती पर एक भगदड़ मच गई। घोड़ों ने तेजी से दौड़ना सीखा। उनके पूर्वजों से गैंडे जैसे मजबूत जानवर विकसित हुए। आज के हाथियों के पूर्वज जैसे मास्टोडन्स विशालकाय रूप ले चुके थे। समुद्र में व्हेल और डॉल्फिन की प्रजाति भी विकसित हो चुकी थी। शिकारी परिवारों जैसे कुत्ते, बिल्लियां, भालू और हाइना का उदय भी इस क्रम में हुआ। इन्हीं में से सेबर टूथ्ड कैट्स जैसे खूंखार शिकारी पैदा हुए और सबसे विशाल इंड्रिकोटेरियम भी पनपे जो हाथी से भी कई गुना बड़े थे। हालांकि अब ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं। इस तरह अफ्रीका और एशिया के जंगलों से लेकर घास के मैदानों तक स्तनधारियों की लगभग 4000 से ज्यादा प्रजातियां विकसित हुई, जो आज की जैव विविधता की नींव है। लेकिन इस विशाल दौड़ में सबसे खास थी एक छोटी सी शाखा, बंदरों जैसे प्राइमेट्स। करीब 20 मिलियन साल पहले अफ्रीका में ये प्राइमेट्स विकसित हुए। इनके पास हाथों से चीजों को कसकर पकड़ने की क्षमता थी और सबसे महत्वपूर्ण, इनके पास थोड़ा समझने की एक अलग शक्ति भी थी। जी हाँ, यहीं से दिमाग का असली विकास शुरू हो गया था। ये अपनी इसी समझदारी के कारण छोटे झुंडों में रहते थे, पेड़ों से कूदते थे और फलों को छील कर खाते थे। धीरे धीरे ये प्राइमेट्स 2 बड़े समूहों में बट गए, न्यू वर्ल्ड मंकीज दक्षिण अमेरिका और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अफ्रीका और एशिया। लेकिन इन सभी विकासों के दौरान किसी को कानो कान ये खबर नहीं थी कि धरती के असली राजा यानी इंसानों का विकास अब भी बाकी है। इन 4000 प्रजातियों में से सबसे खास थी बंदरों की एक नई प्रजाति, एप्स यानी वानर। इनके दांत बड़े और जबड़े मजबूत थे और इनका दिमाग बंदरों से भी बड़ा था। ये पेड़ों पर ही रहते थे, लेकिन पेड़ों पर भी सीधा चलने की कोशिश करते थे। फिर इन्हीं वानरों की कई शाखाएं बनी, गिब्बन, ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी। और वानरों के विकास की कड़ी में सबसे अंत में आए होमिनिन्स यानी इंसानों की शाखा। इसी शाखा से धरती पर सबसे ज्यादा विकास हुआ। यहीं से मानव जीवन की शुरुआत भी हुई, जिसके आने से धरती की बनावट ही बदल गई। लेकिन इंसानों का विकास, जैसा कि हमने देखा, एक और विनाश से शुरू हुआ। दरअसल आज से लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में एक बड़ा रहस्यमय बदलाव शुरू हुआ। वहां जलवायु फिर बदलनी शुरू हुई, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं था। धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में आई हलचल की वजह से विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी थी
इन पहाड़ों ने हवा के रास्ते बदल दिए, जिससे नमी वाली हवाएं अब अंदरूनी अफ्रीका तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां के घने जंगल सूखने लगे, पेड़ अपने आप गिरने लगे और कहीं कहीं तो खुद ही आग लगने लगी। धरती पर फिर से वही दौर आने लगा जिसे उसने 2 बार देखा था और जो हमेशा विनाश की ओर जाने का इशारा करता था। लेकिन इस बार यह विनाश नहीं, बल्कि इंसानों के पहली बार धरती पर आने की शुरुआत थी। जंगल की यह तबाही कुछ दशकों तक चली, लेकिन फिर मौसम बदला और भारी बारिश शुरू हो गई, जो लगातार कई सालों तक चली। इस बदलाव के दौरान पेड़ों पर रहने वाले जानवर जमीन पर उतर आए और जमीन पर ही रहना सीखने लगे। कई सालों बाद मौसम फिर बदला, बारिश खत्म हुई और जमीन पर धूप वापस आई। इससे जगह जगह घास के मैदान उगने लगे। अब वो जीव जो पेड़ों पर झूलते थे, वे इस घास पर 4 पैरों से चलने लगे। लेकिन इन सब में एक प्रजाति थी जो सबसे अलग थी। वानरों की प्रजाति में से एक, साहेलांथ्रोपस चाडेंसिस, जिसे हम मानव वंश की शुरुआत मानते हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले साहेलांथ्रोपस में दिमाग थोड़ा ज्यादा था और उसे 2 पैरों पर चलना आता था। हालांकि वह अभी भी बंदरों जैसा ही दिखता था। उसकी खोपड़ी सीधी खड़ी होने का संकेत देती थी। और फिर वह पल आया जब ये पहली बार अकेले 2 पैरों पर जमीन पर थोड़ा झुककर चला। और यही वह पल था जब प्रकृति ने उसे इंसान बनने की दिशा में अपना पहला कदम उठाने दिया। तो इस कहानी को सुनकर आपको अभी तक यही समझ आया होगा कि बंदर ही इंसानों के पूर्वज थे। लेकिन इतनी जल्दी किसी भी बात को मानना सही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों की एक अलग राय है। एक राय जो उन्होंने अपने दशकों के अविश्वसनीय खोजों से प्राप्त की है। हम जब भी इंसानों के विकास के क्रम को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक थ्योरी हमेशा सामने आती है कि बंदर इंसानों के पूर्वज थे। कहा जाता है कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे और समय के साथ बदलकर यही इंसान बने। लेकिन विज्ञान की किताबें पलटने पर पता चलता है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बंदर ही इंसानों के पूर्वज थे। तो अब सवाल यह है कि यह बात आई कहां से और इंसानों की बंदरों से समानता क्यों की जाती है? दरअसल इंसानों का विकास कैसे हुआ, इसके पीछे महान प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि जीवों ने अपनी जरूरत के अनुसार खुद में बदलाव किए और यह क्रम चलता रहा। मगर यहां एक गलतफहमी हुई। डार्विन ने कभी नहीं कहा कि इंसान बंदर से बने। उन्होंने विकासवाद को समझाते हुए सिर्फ उदाहरण दिया था कि इंसान और बंदर के पूर्वज एक रहे होंगे। लेकिन दुनिया ने इस बात को पकड़ लिया और यह मिथक फैल गया। असलियत यह है कि इंसानों और बंदरों का विकास एक साथ ही हुआ, लेकिन यह अलग अलग जगहों और अलग अलग तरह से हुआ। यही कारण है कि हम दोनों में समानताएं भी हैं और कई भिन्नताएं भी हैं। यह सिद्ध करता है कि हम दोनों के पूर्वज एक थे, लेकिन बंदर हमारी प्रजाति नहीं है। जीव विकास के इसी क्रम में अलग अलग मौसम और जलवायु के प्रभाव में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ था। यह घटना लगभग 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका के पूर्वी हिस्से इथियोपिया और तंजानिया के जंगलों में हुई। यह वह प्रजाति थी जिसे ऑस्ट्रालोपाइथेक्स अफारेंसिस कहा गया। इस प्रजाति का मिलना भी किसी फिल्मी एक्शन सीन से कम नहीं था। दरअसल 24 नवंबर 1974 का दिन था। चिलचिलाती धूप में इथियोपिया के हाडार क्षेत्र में अमेरिकी मानवशास्त्री डोनाल्ड जोहानसन और टॉम ग्रे की टीम बड़ी बेचैनी से कुछ खोज रही थी। वे फावड़ा, बेलचा और मशीन की मदद से जमीन खोद चुके थे। तभी उनका एक असिस्टेंट जोर से चिल्लाया, सर, जल्दी इधर आइए। डोनाल्ड, जो अपनी चाय पी रहे थे, वह टेबल पर ही छोड़कर कैंप से भागते हुए अपने असिस्टेंट के पास गए। उन्होंने वहां जो देखा
उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें रेत और मिट्टी के बीच कंकाल के कुछ हिस्से मिले, हाथ, पैर, पसलियां और खोपड़ी का टुकड़ा। वे तुरंत उसे कैंप लैब में ले गए। कई दिनों तक दिन रात रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि यह जीवाश्म का ढांचा लगभग 3.2 मिलियन साल पुराना है। इसमें एक महिला का लगभग 40% कंकाल शामिल है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस जीव के कूल्हे और पैर की हड्डियां मुड़ी हुई थी। इससे पता चला कि वह 2 पैरों पर सीधे खड़ी होकर चल सकती थी, लेकिन उसकी भुजाएं लंबी थीं और उंगलियां मुड़ी हुई, जिसका मतलब था कि वह अभी भी तेजी से पेड़ों पर भी चढ़ सकती थी। ये किसी आम बंदर का ढांचा नहीं था। यह वह जीव था जो न पूरी तरह से बंदर था और न ही पूरी तरह से इंसान, बल्कि ये उन दोनों का संगम था। तब उन्होंने उस जीवाश्म का नाम रखा लूसी। लूसी का नाम बीटल्स के मशहूर गाने लूसी इन द स्काई विथ डायमंड्स से रखा गया, जो उस समय खोज स्थल पर बज रहा था। लूसी की प्रजाति ने ही बंदरों और इंसानों के बीच की लापता कड़ी, मिसिंग लिंक, को जोड़ा। इसने बताया कि बंदर हमारी प्रजाति नहीं है, बल्कि लूसी और बंदर की प्रजाति से इंसान की प्रजाति सिर्फ मिलती जुलती है। लूसी वह थी जो बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ती थी और इंसानों की तरह सीधी चलती थी, लेकिन इंसान की असली सुपर पावर थी खोज करने की क्षमता और सोचने की शक्ति। अब कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। लूसी की खोज ने हमें दिखाया कि इंसान का सफर कोई सीधी रेखा नहीं था, बल्कि यह एक जटिल, टेढ़ी मेढ़ी पारिवारिक ट्री थी। कुछ शाखाएं समय के साथ खत्म हो गई और कुछ आगे बढ़ती चली गई। लूसी उसी पेड़ की एक बहुत अहम शाखा थी। कुछ शाखाएं समय के साथ खत्म हो गई और कुछ आगे बढ़ती चली गई। लूसी उसी पेड़ की एक बहुत अहम शाखा थी। लूसी की शाखा से ही लगभग 7 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस जैसी प्रजातियां आई, जो होमो इरेक्टस से विकसित हुई, और यही प्रजाति आगे चलकर आधुनिक इंसान बनी। लूसी के मिलने के बाद वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने इंसान की पहली प्रजाति को खोजने का काम और तेजी से चालू कर दिया। समय बीतता गया और आखिरकार हमारे वैज्ञानिकों को वह मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, होमो सेपियंस। इनके जीवाश्म अफ्रीका के मोरक्को की जेबेल इरहौद गुफाओं में मिले। रिसर्च के बाद पता चला कि ये लगभग 3 लाख साल पुराने हैं और ये इंसानों के सबसे पहले पूर्वज हैं, जो 70% हमारे जैसे ही दिखते थे। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती थी वह थी उनके दिमाग की ताकत। उनका दिमाग 1300 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था, और यह सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि रचनात्मक भी था। इसी बीच वैज्ञानिकों को एक और खास जीवाश्म मिला जो करीब 25 लाख साल पुरानी प्रजाति थी। होमो हैबिलिस था। होमो हैबिलिस का मतलब है हैंडमैन, यानी औजार बनाने वाला मनुष्य। उन्हें यह नाम इसलिए दिया क्योंकि खोज के दौरान वैज्ञानिकों को पत्थर को तराश कर बनाए गए औजार मिले। होमो हैबिलिस पहले जीव थे जिन्होंने औजार बनाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ये सब तो सिर्फ इंसान की पहली पीढ़ी मिलने का सबूत था। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो इंसानों को लेकर हमारी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि मानव विकास की ये कहानी यहीं से शुरू होती है। होमो सापियंस की प्रजाति कैसे आदिमानव बनी, उन्होंने आग और हथियार की खोज कैसे की, और फिर कैसे आदिमानव आधुनिक मानव बने, ये जानने के बाद ही आप इंसान के जीवन की असली कहानी समझ पाएंगे कि जंगल में जानवरों के बीच रहकर आखिर होमो सेपियंस ने कैसे जीवित रहना सीखा। उनके पास जानवरों से ज्यादा दिमाग कैसे आया, और फिर उन्होंने कैसे समाज, भाषा और सभ्यता की नींव रखी। ये जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जाने से पहले अगर आपको यह सफर पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इंसान आखिर इंसान कैसे बना इसकी जानकारी आपको सबसे पहले पता चले। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।